गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उस्ताद फ़याज़ खां के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि उनका संगीत में कैसे क्या योगदान रहा है। उस्ताद फ़याज़ खां का जन्म 1886 में आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ था। ठीक है बच्चे, कब हुआ था इनका जन्म? 1886 में सिकंदरा में, जो आगरा के समीप है। इनके पिता का नाम था सफदर हुसैन। क्या नाम था इनके? उस्ताद फ़याज़ खां के पिता का नाम था सफदर हुसैन। पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण इनका जो पालन पोषण था वो इनके नाना जी ने किया था। वो भी एक अच्छे संगीतकार थे। तो 5 साल से 25 साल तक इनको संगीत की शिक्षा किसने दी थी? नाना जी ने दी थी इनको। ये बचपन से ही बहुत अच्छा गाते थे, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। बचपन से गायकी में ये रुचि लेते थे, तो ये बचपन से ही इनका प्रभाव संगीत में बहुत अच्छा था। हर संगीत सभा में इनका प्रभाव बहुत अच्छा रहता था। जब ये सभाओं में जाते थे, संगीत सम्मेलनों में जाते थे, तो इनका जो संगीत, इनकी गायकी जो है इतनी मधुर थी कि लोग इनकी गायकी से प्रभावित हो जाते थे। तो मैसूर के जो महाराज थे इनके गायन से बहुत प्रभावित हुए। 1906 में इनको स्वर्ण पदक दिया। ठीक है, स्वर्ण पदक कब मिला था इनको? 1906 में। और आफताने मौसीकी से कब नवाजा गया था? 1911 में। 1906 में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था, 1911 में इनको आफताने मौसीकी से नवाजा गया था। ये भी एक संगीत में एक उपाधि होती है, एक पदक होता है जिससे इनको नवाजा गया था। बड़ौदा के महाराज सियाजी राव ने इनको अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त किया। किसने किया? बड़ौदा के महाराज सियाजी राव ने दरबारी गायक नियुक्त किया, क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने दरबार में संगीतज्ञ को रखते थे अपने मनोरंजन के लिए, या संगीत शिक्षक अपने बच्चों को संगीत शिक्षा के लिए एक संगीतज्ञ जरूर रखा करते थे। तो जो बड़ौदा के महाराज थे उन्होंने इन्हें अपने दरबार में एक संगीतज्ञ, एक गायक, दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। 1935 में बंगाल संगीत परिषद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको सम्मानित किया। किसने किया? 1935 में बंगाल संगीत परिषद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको क्या किया? सम्मानित किया 1935 में। कुछ समय बाद महाराज से आज्ञा लेकर ये मुंबई, महाराज कौन? सियाजी राव, क्योंकि ये उनके दरबार में दरबारी गायक थे, तो कुछ समय बाद ये महाराज से आज्ञा लेकर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ में प्रोग्राम करने गए। इन्होंने अपने प्रोग्राम किए, कहाँ कहाँ किए? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ। ठीक है। फिर लाहौर रेडियो स्टेशन में इनका प्रोग्राम देखकर श्रोताओं को आनंद विभोर किया। जो रेडियो स्टेशन है उन्होंने अपनी गायकी को रेडियो स्टेशन, लाहौर रेडियो स्टेशन से अपना गायकी सुनाई, और जिससे लोगों को आनंद विभोर किया, मतलब लोगों को आनंद की अनुभूति हुई इनकी गायकी को सुनकर। ये काफ़ी नीचे के स्वर गाते थे, ये मंद्र सप्तक, नीचे के स्वर कौन से होते हैं? मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं। तो ये काफ़ी नीचे के स्वर गाते थे। इनकी आवाज़ में भरावट बहुत थी, जो इनकी आवाज़ थी वो बहुत भरी हुई थी, और आवाज़ ज़ोरदार भी बहुत थी। गले में बहुत आवाज़ की जो रेंज थी वो बहुत ऊंची थी। ये बहुत ज़ोरदार और भरावट के साथ ही गाते थे। ये सभी तरह के गायन में निपुण थे। ये मंद्र सप्तक के गायन, ये ध्रुपद, तराना आदि, मतलब ख्याल, ध्रुपद, धमार, सब गायकी में ये निपुण थे। ये हर तरह की गायकी को गाते थे। ख्याल, ध्रुपद और धमार को तो बहुत अच्छी तरह से गाते थे। ये इनका एक प्रसिद्ध था। ख्याल में भी ध्रुपद, धमार के समान नोम तोम का आलाप, ये आलाप होते हैं। तो ये जब हम गायकी करते हैं, हम राग वाग गाते हैं, तो उसमें नोम तोम के आलाप ये करते थे। ठीक है। बीच बीच में तू ही आनंद हरी भी कभी कभी गाते थे। ये एक इनकी गायकी है, तो उसको भी गाया करते थे। इनके स्वर लगाने की विधि आगरा घराने का प्रतिनिधित्व करती है। गायकी जो होती है वो घराने वाइज होती है। तो अपने जो अलग अलग संगीत में घराने होते हैं, लखनऊ घराना, आगरा घराना, मुंबई घराना। ठीक है बच्चे, तो ऐसे अलग अलग घराने होते हैं। तो जो
अपने फ़ियांस खां थे, ये जब ये गाते थे तो इनकी गायकी में आगरा घराने का प्रतिनिधित्व दिखाई देता था। जब ये स्टेज पर गाते थे, जब ये स्टेज पर आते थे तो देखते ही लगता था कि जैसे कोई पहलवान आ गया, क्योंकि इनका हष्ट पुष्ट शरीर लंबा चौड़ा अच्छा था। इनकी 6 फुट हाइट थी। ये लंबी लंबी मूछें रखा करते थे। 20वीं शताब्दी में इस गायक को बहुत सम्मान मिला। कौन सी शताब्दी में मिला था? 20वीं शताब्दी में इस गायक को बहुत सम्मान मिला। यह एक रचनाकार भी थे, ये रचनाएं भी लिखा करते थे। ये अपनी रचनाओं में अपना नाम प्रेम पिया लिखते थे। क्या नाम लिखते थे? अपना नाम प्रेम पिया लिखा करते थे और गाते भी थे। ये बोलतान में बड़े निपुण थे। बोलतान एक गायकी है। जब हम राग वाग गाते हैं तो जैसे आलाप तान ये होता है, हम इनको गाते हैं तो उसके बाद जैसे बोलतान भी आती है। ठीक है बच्चे, तो ये बोलतान में बड़े निपुण थे। ये कहीं से भी गला घुमा लेते थे और फिर बंदिश में मिलकर सम पर पहुंच जाते थे। ये जब गाते थे तो ये सम का वेट नहीं करते थे कि सम आएगा और मैं उसी से स्वर उठाऊंगा और सम पर ही जाके समाप्त करूंगा। ये कहीं पे भी बीच से ही स्वर उठा लेते थे। मतलब इनके गले में इतना रियाज था, इतनी प्रैक्टिस थी कि स्वरों को बहुत बेखूबी से उनको मतलब पहचानते थे, उनको बहुत अच्छे से जानते थे। तो वो कहीं से भी स्वर, कहीं मतलब स्वर और किसी भी बीच से ताल से उस स्वर को उठा लेते थे और उसको बीच से उठाकर फिर उसको सम पर ले आते थे। ये एक बहुत ही हार्ड, बहुत ही डिफ़िकल्ट एक गायकी होती है जो ये बहुत आसानी से किया करते थे। इनकी तानें बहुत सुंदर और स्पष्ट तैयार होती हैं। राग ज्ञान बहुत बढ़िया था। ये रागों का ज्ञान इनको बहुत अच्छा था, क्योंकि इनकी गले में घुमाव जो थी गायकी, वो इनकी घुमावदार थी, तो इनको राग ज्ञान बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चे, राग जयजयवंती, तोड़ी, दरबारी, रामकली आदि इनके प्रिय राग हैं। इनके प्रिय राग कौन कौन से? राग जयजयवंती, राग तोड़ी, राग दरबारी, राग रामकली इनके प्रिय राग हैं। इनके शिष्यों के प्रसिद्ध नाम हैं, जो इनके शिष्य रहे हैं, जिन्होंने इनकी संगीत देन को आगे चलाया है। तो इनके शिष्यों के नाम हैं पंडित चंद्रवेदी, अत्ता हुसैन, लताफ़त हुसैन, सराफ़त हुसैन आदि। ठीक है, इनके शिष्य हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनके नाम हैं पंडित चंद्रवेदी, अत्ता हुसैन, लताफ़त हुसैन, सराफ़त हुसैन आदि के नाम आते हैं। सन 64-65 साल की आयु में ये रंगीला गायक 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में इस दुनिया को अलविदा कह गए। इनकी मृत्यु कब हुई? 5 नवंबर 1950 को। उस टाइम ये कितने साल के हो चुके थे? 64-65 साल के हो चुके थे। तो 5 नवंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो गई। ये हमारे उस्ताद फ़ियांस खां की जीवनी थी। थैंक यू बच्चे।